हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आरपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए सेकंड पेपर मैथमेटिक्स की कक्षाएं लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और आप सभी लोग जो है इन कक्षाओं को इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहा है तो जरूर से आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा और प्लेलिस्ट के ऑप्शन में देखिएगा तो आपको जो है सभी कक्षाएं क्रम वाइज मिल जाएगी। हम लोगों ने कल क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, तो सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में जाना। सदिश राशि क्या होती है, जिसके पास दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं अदिश राशि की, तो इसके पास में दिशा नहीं होती है। विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, टॉर्क वगैरह ये इसके उदाहरण थे। फिर इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, तो ऊपर वेक्टर लगा करके इसकी जो लंबाई होती है वो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। और समान सदिश क्या होते हैं, तो दो सदिश जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। ठीक है। इसके अलावा शून्य सदिश क्या होते हैं, तो जिनका परिणाम यानी कि जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो होगा। परिमाण जब जीरो होता है तो ऐसे सदिश को अपन क्या कहते हैं, शून्य सदिश कहते हैं। इकाई सदिश मतलब इसका परिमाण जो है एक होगा। ए कैप बराबर ए मैग्नीट्यूड अपॉन ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाएगा। एक्स अक्ष में अगर आई कैप है, वाई अक्ष को जे कैप से, जेड को के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद स्थिति सदिश क्या होता है वो भी बता दिया था। समरेखीय सदिश क्या होते हैं, इसके बाद में समतलीय सदिश क्या होते हैं, और लास्ट में अपन ने सीखा था कि व्युत्क्रम सदिश क्या होता है। फिर किसी भी सदिश का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण जो है किस प्रकार से निकालते हैं। और यहाँ पर यह भी बता दूं कि जो A1 A2 A3 है ये इसके घटक कहलाते हैं। ये जो है एक्स अक्ष का घटक है, ये वाई अक्ष का, ये जेड अक्ष का घटक कहलाता है, कंपोनेंट कहलाता है। ठीक है। चलिए अब देखिएगा दोस्तों, अगर हमारे पास में कोई भी दो वेक्टर है, ठीक है, तो जो कल अपन ने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से केवल लिखा था उसे आज अपन देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ये एक्सप्लेन होता है। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, देखिएगा तो देखिए ए वेक्टर है, ठीक है, और ए वेक्टर है मान लीजिए A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। और एक है हमारे पास में बी वेक्टर जिसके अंदर है B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। ठीक है। तो ए और बी दो हमारे पास अलग अलग वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर इक्वल तब होंगे जब इनके अंदर A1 बराबर हो B1 के, A2 बराबर हो B2 के, और A3 बराबर हो B3 के। समझ में आ गई बात। तो A1 B1 के बराबर होगा, A2 B2 के बराबर, A3 B3 के बराबर होगा, तब जो है ये दोनों वेक्टर इक्वल कहलाएंगे। और साथ ही साथ ये कैसे होने चाहिए, इनकी दिशा भी समान होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से ये चीज एक तो ध्यान रखना। और एक छोटा सा अपन क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि अपने को मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना आ जाए। मान लीजिए एक मेरे नाम पर ही मैंने पी वेक्टर ले लिया। क्या ले लिया, एक पी वेक्टर लिया। और पी वेक्टर जो लिया है वो मान लीजिए है अपने पास में आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, पी वेक्टर है, क्या कहते हैं उसको, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब अगर जो है मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, यानी पी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर, तो क्या करेंगे, तो आपको पता है अंडर रूट में A1 A2 और A3 यानी जो आई जे और के कैप के गुणांक होते हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो आई कैप का गुणांक क्या है, जब आगे कुछ भी नहीं है तो वो एक गिना जाता है, तो एक का स्क्वायर। फिर प्लस जे कैप का कितना है, दो, तो दो का स्क्वायर। फिर के कैप के आगे कितना है, तीन, तो तीन का स्क्वायर। ठीक है, ये लीजिए। अब क्या हो जाएगा, तो देखो एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, नौ और चार तेरह, तेरह और एक 14, तो अंडर रूट 14 जो है वो इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण निकल करके आ गया।
तो इस प्रकार से हम किसी भी वेक्टर का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। यहीं पर मैं आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। और ये मान लीजिए कोई एस वेक्टर है, ठीक है, ये एस वेक्टर, और एस वेक्टर जो अपन ने लिया है वो मान लीजिए ले लेते हैं 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 4 k कैप। ठीक है, ये एक वेक्टर है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। फिर एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, 3 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, और ये मान लीजिए है के वेक्टर, और के वेक्टर आपके पास में आ गया, एक सेकेंड, के वेक्टर, और के वेक्टर आ गया आपके पास में i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 5 k कैप। ठीक है, ये आ गए अपने पास में 3 अलग अलग वेक्टर्स, जिसमें से एक का मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके बता दिया, बाकी इन दो का एस और के का आप खुद निकाल करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए ट्राई करिएगा इसको, और फिर अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट। अब देखिए, जो हमारे पास में सदिश होते हैं यानी जो वेक्टर्स होते हैं, इन वेक्टर्स को ऐड करने का, सदिशों को जोड़ने के 2 नियम होते हैं। एक होता है समांतर चतुर्भुज का नियम और एक होता है त्रिभुज का नियम। अब समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है और त्रिभुज का नियम क्या कहता है, वो हम समझ लेते हैं। बहुत आसान है, केवल आपको जो है ये समझना है, बाकी इसका ज्यादा यूज अपन कहीं करने वाले है नहीं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे सदिशों का योग। सदिशों का योग यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स को जोड़ना है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स की अपन यहाँ पर बात करेंगे। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर पहला जो पॉइंट हमारे पास में आता है वो क्या आता है, देखिएगा। तो पहला जो अपन इसके अंदर सीख रहे हैं वो है समांतर चतुर्भुज का नियम, या योग समांतर चतुर्भुज का योग नियम। ठीक है, लो, समांतर चतुर्भुज का योग नियम। ठीक है, अब देखिएगा कैसे अपन जो है यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का उपयोग करके दो सदिशों को यानी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो देखिएगा, हमारे पास में है, मान लीजिए ये एक वेक्टर जो ओ से शुरू हुआ, और ये है ए वेक्टर, और ये इसका पॉइंट है मान लो ए। ठीक है, तो ओ से शुरू हुआ, ए तक जाता है, ये है ए वेक्टर। और मान लीजिए एक और वेक्टर है, ये रहा, ये है अपने पास में बी वेक्टर, और ये बी पॉइंट। ठीक, अब इस ए वेक्टर के जस्ट पैरेलल यानी कि समांतर में हम एक और ए वेक्टर रख देते हैं, यानी इसी वेक्टर को उठा करके हमने यहां भी लेकर के आ गए, और इस ओ बी वेक्टर को उठा करके हमने यहां लेकर के आ गए, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर मिल गए दोनों। ठीक है, और ये सी बिंदु नाम दे देते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ओ ए बी सी ये जो है हमारे पास में एक क्या बनकर आ गया, समांतर चतुर्भुज बन गया। अब यहाँ पर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये दोनों वेक्टर जुड़ेंगे और हमारे पास में इस प्रकार से एक कर्ण बन जाएगा। क्या बनेगा, विकर्ण बन जाएगा, कर्ण या विकर्ण। और ये जो होगा वो इन ए और बी इन दोनों का सम होगा। ठीक है, तो सी वेक्टर बराबर हम ये कह सकते हैं कि ये होगा ए प्लस बी वेक्टर। ठीक, समझ में आ गई बात। तो जो ये हमारे पास में कर्ण था उसकी वैल्यू निकल कर आ गई ए प्लस बी वेक्टर। इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज का नियम जो है वो क्या है, बेसिकली कि ये समांतर चतुर्भुज बन जाता है और कुछ भी नहीं है। और इसके अंदर जो हमारे पास में
हमारी भुजाएं थी वो थी ए वेक्टर और बी वेक्टर। हमने इन दोनों को जोड़कर इसके विकर्ण को फाइंड आउट कर लिया, ए प्लस बी बराबर में सी वेक्टर। इस प्रकार से जो है हम इस समांतर चतुर्भुज योग का उपयोग कर सकते हैं। बस बेसिकली इसमें क्या है, जो दो वेक्टर होते हैं उन्हीं से जो है समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, फिर विकर्ण फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ए और बी का योग निकल कर आ जाता है सी वेक्टर। ठीक है, मतलब जो समांतर चतुर्भुज का कर्ण होगा वो उसकी दो भुजाएं जो विकर्ण है उनका जो है सम होता है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है दूसरे नंबर पर, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, तो त्रिभुज योग नियम। ठीक है, त्रिभुज योग नियम। अब त्रिभुज योग नियम क्या है, तो त्रिभुज योग नियम का मतलब क्या होता है हम ये जानेंगे। त्रिभुज योग नियम का मतलब इतना होता है कि हमारे पास में मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ये ओ से शुरू हुआ, इसका नाम दे दिया ए वेक्टर, और ये ए बिंदु तक गया। ठीक है, फिर क्या होगा कि इसी से जस्ट आगे एक जो है हमने इस प्रकार से बी वेक्टर और ले लिया। ठीक है, ये हो गया बी पॉइंट तक। तो ओ से लेकर ए तक आ गया ए वेक्टर, ए से लेकर बी तक आया बी वेक्टर। अब हम क्या चाहते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स का योग हो। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स का योग जो होगा वो इस लाइन के बराबर होगा, यानी ये जो बराबर होगा वो इसके ए प्लस बी के बराबर होगा। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से त्रिभुज योग नियम में तो क्या है, एक वेक्टर आया उससे आगे दूसरा वेक्टर आया, फिर उससे आगे जो है दोनों जुड़ जाएंगे तो तीसरा वेक्टर आ जाएगा ए प्लस बी। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था कि ए और बी वेक्टर एक ही बिंदु से निकलने वाले दो अलग अलग वेक्टर्स थे, उनका सम फाइंड आउट करना था। यहाँ पर दो अलग अलग वेक्टर है, एक वेक्टर ये रहा, फिर इसी से आगे कनेक्ट है दूसरा वाला, तो वो दोनों जुड़ते हैं तब इस प्रकार से। ठीक है, ये है त्रिभुज योग का नियम। हालांकि अपन को इन नियमों का उपयोग बहुत ही कम करना पड़ेगा, हमें तो केवल जो है ये नॉलेज में होना चाहिए, बाकी इनकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन सीधे ही वेक्टर्स को ऐड करना अभी सीख जाएंगे, यानी दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बता दूंगा, जिसका उपयोग हमें करना है। ठीक है, चलो देखिए अब हमें जो है क्या करना होगा कि हमारे पास में मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिए दो वेक्टर, ये एक है पी वेक्टर। ठीक है, और पी वेक्टर के अंदर कौन है, तो मान लीजिए A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। और दूसरा एक वेक्टर है हमारे पास में एस वेक्टर। क्या है, एस वेक्टर। एस वेक्टर जो है वो है मान लीजिए B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। ठीक, तो P और S दो हमारे पास में अलग अलग वेक्टर्स है। अब हम ये चाहते हैं कि P प्लस S वेक्टर फाइंड आउट करें। क्या करें हम, P प्लस S वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो P प्लस एस वेक्टर फाइंड आउट करने का तरीका क्या होगा, तो P प्लस एस वेक्टर फाइंड आउट करने का तरीका, कहीं पर भी हमें कोई समांतर चतुर्भुज न कोई त्रिभुज नियम वगैरह नहीं लगाना है, सीधे सीधे आई कैप वाले आई कैप वाले ऐड करो, जे वाले जे करो, के वाले के को ऐड कर दो। तो जैसे देखो ये हो जाएगा A1 प्लस B1 आई कैप प्लस A2 प्लस B2 जे कैप प्लस A3 प्लस B3 के कैप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो A1 A2 भाई इसका था, A3 आई जे और के कैप के कोफिशिएंट यहाँ पर थे, B1 B2 B3 किसके आई जे और के कोफिशिएंट, इनको दोनों को क्या करा है, ऐड करा है। आई आई वालों को अलग ऐड करते हैं, जे वालों को अलग ऐड करते हैं, के वालों को अलग ऐड किया जाता है। तो इस प्रकार से हम जो है दो सदिशों को जोड़ेंगे। समझ में आ गई बात, तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, दो सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम जो है इससे अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से इसको जोड़ लीजिए, उसके बाद में मैं इस पर आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन भी करवा देता हूं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए।
चलिए, तो क्वेश्चन देखिएगा। मान लीजिए ए वेक्टर है हमारे पास में 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 6 k कैप। एक है बी वेक्टर जिसके अंदर है i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 5 k कैप। ठीक है, तो हमारे पास में ए और बी दो वेक्टर्स हैं इस प्रकार से। अब इनको जो है हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम ऐड करने के लिए क्या करेंगे, तो ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। आई आई वालों को अलग ऐड करो, जे वालों को कर दो और के वालों को कर दो। अब आई आई वालों को करेंगे तो देखो 2 + 1, ठीक है, और ये आ जाएगा i कैप। ऐसे ही 3 - का 2 j कैप, फिर प्लस -का 6 और इधर +का 5 और k कैप। ठीक है, समझ में आ गई बात। कुछ भी नहीं करना है, जो इनके कोफिशिएंट है वो साइन के साथ ही आपको रखने हैं। जैसे यहाँ देखो -6 है तो मैंने यहाँ पूरा -6 ही रखा है, बीच में प्लस है वो प्लस ही रखना है। ठीक है, अब देखिए 2 और 1 3, तो ये हो गया 3 i कैप, 2 और -का 2, 3 और -का 2, तो 3 - 2 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा j कैप। फिर -का 6 और +का 5, -का 6 में से 5 जाएगा तो -का 1 यानी -का k कैप। तो ये आ गया हमारे पास में क्या, a प्लस बी वेक्टर। अब अगर हमसे a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाए, यानी a और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने को कहा जाए, तो क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर 9 +1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी +1 ही होगा, और ये आ जाएगा 9 और 1 10 और 1 11, तो √11 यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। इस प्रकार से हमारे से जो है दो वेक्टर्स का योग पूछा जा सकता है, हो सकता है योग के बाद में उनका मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाए। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जब हम अभी करते चल रहे हैं तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। बाद में हम जो हमारे पीवाईक्यूज हैं, जिस प्रकार से अपन ने सेट, रिलेशन एंड फंक्शन के पीवाईक्यूज किए हैं, वैसे ही मैं वेक्टर्स के भी पीवाईक्यूज आप लोगों को करवाने वाला हूं। ठीक है, चलिए इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम जो हमने ये वेक्टर्स को ऐड किया है, यानी जो वेक्टर्स का एडिशन किया है, इस वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज है, यानी कि सदिश योग के कुछ गुण धर्म है, प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में बात करेंगे। चलो, तो अब आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे। नोट्स जरूर बनावे दोस्तों, नोट्स नहीं बनाए तो बाद में आप पछताओगे। और अभी हेडिंग डालो। नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे, सदिश योग के गुण धर्म। सदिश योग के गुण धर्म, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर्स एडिशन की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। अब वेक्टर एडिशंस में पहली जो प्रॉपर्टी है वो आ जाती है आपके पास में, कौन सी, तो बाइनरी ऑपरेशन, यानी द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया, ठीक है, द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन जो है इसकी बात करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है, कि बेसिकली अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स है, वैसे बाइनरी ऑपरेशन के बारे में ज्यादा डिटेल में अपन ग्रुप थ्योरी वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे तब बात करेंगे, यानी कि समूह सिद्धांत की बात करेंगे तब। लेकिन अभी द्विआधारी संक्रिया का मतलब यहां पर क्या है, कि दो सदिश है, अगर दोनों सदिशों को जोड़ा जाता है तो दोनों सदिशों का योग करने पर भी हमारे पास में हमेशा एक सदिश ही आएगा। और जब हमारे पास ऐसा होता है कि जैसे कोई दो नेचुरल नंबर है, उनको जोड़ने पर अगर नेचुरल नंबर ही आ रहा है, तो फिर वो जो है वहां पर नेचुरल नंबर के लिए वो प्लस का साइन जो है, जोड़ने का जो संक्रिया है वो द्विआधारी संक्रिया होगी। ऐसे ही दो सदिश है
उन दोनों सदिशों को जोड़ने पर हमेशा सदिश आता है, ठीक है, कभी भी अदिश नहीं आएगा। तो ऐसे में जो जोड़ने का साइन है, जो जोड़ने की संक्रिया है, वो द्विआधारी संक्रिया कहलाएगी। तो सदिश योग की पहली प्रॉपर्टी क्या है? द्विआधारी संक्रिया। और द्विआधारी संक्रिया का मतलब क्या है कि दो सदिशों का योग, दो सदिशों का योग एक सदिश ही होता है, ठीक है। दो सदिशों का जो योग होगा, दो वेक्टर्स का सम होगा, वो हमेशा एक वेक्टर ही होगा। चलिए नेक्स्ट, दूसरा जो हमारे पास में पॉइंट आता है वो ये आ जाता है कि ये क्रम विनिमयता यानी कि कम्यूटेटिविटी को शो करते हैं। अब क्रम विनिमयता क्या होती है? क्रम विनिमयता, ठीक है, कम्यूटेटिविटी। अब कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या है? क्रम विनिमयता का मतलब क्या है? क्रम विनिमयता का मतलब है कि क्रम को यहां पर फॉलो नहीं किया जाएगा, यानी चाहे तो आप ए प्लस बी वेक्टर करो, या फिर आपकी इच्छा करे तो बी प्लस ए वेक्टर कर दो, यानी 2+3 करो या 3+2 करो, एक ही बात होती है। उसी प्रकार से ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ो या बी वेक्टर में ए वेक्टर को जोड़ो, बात तो एक ही है। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी कहलाती है क्रम विनिमयता, यानी यहां पर क्रम को फॉलो नहीं करना है, ऑर्डर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि पहले ए है तो पहले ए ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, बात एक ही है। क्लियर? चलिए, क्रम विनिमयता के बाद में आती है साहचर्यता। तीसरा अपने पास में जो प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है? तो तीसरी प्रॉपर्टी आती है साहचर्यता, ठीक है। अब साहचर्यता क्या होती है? साहचर्यता को इसमें कहते हैं एसोसिएटिविटी। क्या कहते हैं? एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी का मतलब होता है कि भाई आप ए और बी को जोड़ करके उसमें सी वेक्टर को जोड़ो, ठीक है। ए और बी को जोड़ लो पहले, फिर उसके अंदर सी वेक्टर को जोड़ो, या फिर आप क्या करो कि ए वेक्टर को बाहर रखो और पहले बी प्लस सी कर लो, है ना। अल्टीमेटली कहने का यह है कि अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं तो तीन वेक्टर्स में से किसी भी दो वेक्टर्स को पहले जोड़ लो, फिर उसके साथ में किसी भी एक वेक्टर को अपन जोड़ सकते हैं, अपनी इच्छा करे वैसे, ठीक है। या आप डायरेक्ट तीनों को भी साथ में जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ये यहाँ पर प्लस का साइन जो है वो चेंज हो सकता है, यानी पहले ए और बी के बीच में था, फिर वो जो है बी और सी के बीच में चला जाएगा और ए प्लस उसके आ जाएगा, ऐसे। तो हम प्लस के साइन के साथ में छेड़छानी कर सकते हैं, एबीसी के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं साहचर्यता, एसोसिएटिविटी। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में चौथे नंबर पर आ जाता है तत्समक। तत्समक का मतलब होता है आइडेंटिटी। क्या? आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या है? आइडेंटिटी का मतलब होता है दोस्तों कि जब हम सदिशों का योग करते हैं तो सदिशों के योग में, जैसे देखो नॉर्मल संख्या के लिए बात करूं तो जीरो किसी में भी ऐड करने पर पुनः वही संख्या आती है, 4+0 4, 5+0 5, 1+0 1, इनफाइनाइट प्लस जीरो इनफाइनाइट, इस प्रकार से। ऐसे ही वेक्टर्स के अंदर भी अगर हम जो है योग, किसकी? योग की, सदिश योग की बात करें तो सदिश योग के लिए किसी भी वेक्टर में अगर हम जीरो वेक्टर को शून्य सदिश को जोड़ते हैं तो उस वेक्टर की वैल्यू वही वापस से आ जाती है, यानी जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर करो तब भी वापस से क्या आएगा? ए वेक्टर ही आएगा। या फिर ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर करो, बात एक ही है, क्योंकि ए प्लस जीरो करो या जीरो प्लस ए करो वो तो क्रम विनिमयता है, इसलिए बराबर ही होगा। और जीरो प्लस ए करो चाहे ए प्लस जीरो करो, आएगा हमेशा क्या? ए वेक्टर ही आएगा। तो ये हो गया तत्समक, ठीक है। इसके बाद में नंबर 5 पर, तो तत्समक के बाद में आता है योज्य प्रतिलोम, यानी कि एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? यानी जब योग की प्रक्रिया कर रहे हैं तो उसमें इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, तो योज्य प्रतिलोम, ठीक है। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है? योज्य प्रतिलोम का
योज्य प्रतिलोम का मतलब है कि अगर हमारे पास एक कोई ए वेक्टर था तो उसका अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या ए वेक्टर था उसका माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए बनेगा, तो माइनस ए वेक्टर और ए वेक्टर को जोड़ने पर जीरो आता है। ऐसे ही अगर हमारे पास ए वेक्टर था और उसमें माइनस ए वेक्टर को जोड़ दिया तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये है एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम अगर किसी भी सदिश का पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, उस सदिश का माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। जैसे ही उस सदिश का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो उसका क्या कहलाएगा, योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक, ये सब अपन जो है इनका एक एक प्रॉपर्टी का क्वेश्चंस में भी यूज करने वाले हैं, आप चिंता मुक्त रहे। ठीक, चलो एक बार थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ताकि एक और अपनी लास्ट प्रॉपर्टी रही है वो भी आ जावे। आ गया सब, ठीक। चलिए, तो लास्ट अपने जो है एक प्रॉपर्टी रही है और वो है 6 नंबर पर निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, तो निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ। अब कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है, कैंसिलेशन लॉ यानी कि निरसन नियम ये कहता है कि अगर हमारे पास a प्लस बी है और बराबर में है b प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी है बराबर क्या है, b प्लस सी, या फिर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास में है b प्लस सी और बराबर में है c प्लस ए, तो हम इन दोनों लाइनों से किससे, a प्लस बी बराबर b प्लस सी है तो b से b कट जाएगा, और यहां पर है b प्लस सी बराबर c प्लस ए, तो b प्लस ए कर दो, एक मिनट। बी प्लस ए और सी प्लस ए, ठीक है। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी है इधर बी प्लस सी है तो बी से बी कटेगा, ए बराबर सी आएगा। यहाँ पर बी प्लस ए है सी प्लस ए है तो ए से ए कटेगा तो बी बराबर सी आएगा। तो इस प्रकार से दोनों से जो है हमारे पास में क्या निकल करके आ रहा है कि एक बार आ रहा है ए बराबर सी, एक बार आ रहा है बी बराबर सी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जब दोनों तरफ सेम संख्या होती है, जैसे आपको पता है ये तो चीज कि भाई कहीं पर लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर एक्स प्लस टू, तो हम x से x काट सकते हैं ना। वही चीज है कि अगर दोनों तरफ बराबर साइन के, दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड यानी कि आपके वाम और मतलब, चलो हिंदी छोड़ो, वाम वर्त नहीं दक्षिण वर्त नहीं, लेफ्ट एंड राइट समझ में आता है ना। तो अगर इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एक ही वेक्टर आ रहा है तो वो वेक्टर आपस में एक दूसरे को काट देंगे। जैसे यहां देखो, ये रहा बी वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, तो बी से बी वेक्टर कट जाएगा तो ए बराबर सी वेक्टर हो जाएगा। यहां देखो, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा ए वेक्टर, यहाँ है सी वेक्टर, यहाँ है बी वेक्टर, ए से ए वेक्टर कट जाएगा तो बी बराबर सी आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये है अपना निरसन नियम, यानी आप ऐसे जो है बराबर साइन के अगर लेफ्ट और राइट साइड में अगर सेम चीजें हैं तो हम उसे कट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। इसी को कहते हैं निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है कैंसिलेशन लॉ को समझ गए होंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में हम सदिशों के व्यकलन की बात करेंगे, यानी सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे। हालांकि सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की बात अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। सर कहां पर करी है, अभी समझाऊंगा मैं। पहले ये लिख लीजिए, सदिश योग के गुणधर्म है, ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। द्विआधारी संक्रिया, क्रम विनिमयता, साहचर्यता, तत्समक, योज्य प्रतिलोम, निरसन नियम, बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, अपना आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, चलिए हाँ अब बात करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास में क्या आ जाता है, तो सदिशों का व्यकलन। ठीक है, अब सदिशों का व्यकलन क्या होता है देखेंगे। सदिशों का व्यवकलन, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, देखिए अब सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं।
सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब केवल इतना है दोस्तों कि भाई आपको पता है सब्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है ना। अब ए माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या है? तो वैसे तो आपको सीधे सीधे ही जैसे ए प्लस बी कर रहे थे वैसे ए माइनस बी करना है, लेकिन अगर इसको आप समझना चाहो तो ये भी एक एडिशन ही है और कुछ नहीं है। देखो कैसे, तो ए वेक्टर प्लस माइनस का बी वेक्टर, यही तो लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए वेक्टर के अंदर माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आपको अब पता चल गया होगा कि व्यवकलन कैसे करते हैं। इसको आप एग्जाम्पल से समझना चाहें तो देखिएगा, ए वेक्टर है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ठीक है। और बी वेक्टर है हमारे पास में B1 आई कैप B2 जे कैप B3 के कैप, ठीक। चलो, अब यहां पर हम चाहते हैं कि a माइनस बी करें, तो a माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा? तो आई कैप में से आई कैप माइनस होगा, जे में से जे, के में से के। जैसे अपन नॉर्मल गणित में क्या करते हैं, एक्स में से एक्स वालों को अलग करते हैं, वाई को अलग, जेड को अलग, ऐसे ही संख्याओं को अलग और गुणा अपने जो है वेरिएबल को अलग, वैसे यहाँ पर है आई वालों को अलग, जे को अलग, के को अलग करना है। तो बस देखो अब क्या हो जाएगा, तो A1 माइनस ये आ जाएगा B1, ये आ गया आई कैप। ऐसे ही A2 माइनस B2 जे कैप, ऐसे ही A3 माइनस B3 के कैप, ठीक है। बस ये हो गया अपना क्या, व्यवकलन यानी कि सब्सट्रैक्शन। तो सदिशों का व्यवकलन यानी कि सदिशों का सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, दो वेक्टर्स को कैसे घटाएंगे, वो आपको बता दिया। हालांकि यहां पर ये बात ध्यान रखना, जैसे पीछे है कि a प्लस बी बराबर बी प्लस ए होगा, वो यहां पर नहीं हो सकता, यहां पर क्रम विनिमयता नहीं होती है, ठीक है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो है वो बराबर नहीं होता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के, साइन का फर्क आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, तो a माइनस बी बराबर बी माइनस ए के होता है क्या? नहीं होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं a माइनस बी वेक्टर और माइनस सी वेक्टर, वो बराबर नहीं होता है किसके? तो ये बराबर नहीं होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के, क्योंकि यहाँ पर जो है माइनस का जो साइन है उसकी वजह से यहाँ पर इनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है, इन चीजों का ध्यान रखना है कि ए माइनस बी बी माइनस ए के बराबर नहीं होता, ए माइनस बी माइनस सी है तो ए माइनस बी माइनस सी के बराबर नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अब चार प्रॉपर्टीज और हैं वो ध्यान रखनी है, उसके बाद में प्लस माइनस पूरा हो जाएगा, सीधे गुणा पर चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक सेकेंड, ओके। अब लिखिएगा, ये प्रॉपर्टीज आपके काम आने वाली है, ये डायरेक्ट ही लिखना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वो हमेशा कम होगा ए के मैग्नीट्यूड प्लस बी के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा किसके? ए और बी के अलग अलग मैग्नीट्यूड के योग के। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है ए प्लस बी वेक्टर, क्या? ए प्लस बी वेक्टर ये हमेशा ज्यादा होगा या फिर बराबर होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। समझ में आ गई बात? क्या होगा? तो ए प्लस बी जो है वो हमेशा ज्यादा या बराबर होगा ए माइनस बी के। इसके बाद में ए माइनस बी, क्या? ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा कम या बराबर होगा ए प्लस बी वेक्टर के। समझ में आ गई बात? तो ए माइनस बी जो है वो ए प्लस बी के बराबर होगा। और लास्ट ये ध्यान रखना है कि a माइनस बी जो है वो हमेशा ज्यादा या फिर बराबर होता है a माइनस बी वेक्टर। बस ये आप वेक्टर्स के साइन लगा देंगे ऊपर, ठीक है। हालांकि अगर मैं वेक्टर्स के साइन नहीं भी लगाऊं तो आपकी इतनी तो अंडरस्टैंडिंग अब आई गई होगी
कि वेक्टर टॉपिक चल रहा है तो वेक्टर का साइन तो आएगा ही। ठीक है, चलो ये साइन आप लगा दीजिएगा। इसी के साथ में योग और व्यवकलन यानी सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन जो होता है वेक्टर्स का, वो यहां पर समाप्त होता है। अब अपना जो मेन फोकस रहेगा वो मल्टीप्लीकेशन पर रहेगा, डिवीजन होता नहीं है। और मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है सदिश गुणन, एक होता है अदिश गुणन। तो अदिश और सदिश गुणन की कुछ प्रॉपर्टीज है और उन्हीं को पढ़ना है, बस फिर आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।